वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश एंड अभी हम लोग करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 3 मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। और ये है आपकी संपूर्ण सीरीज ऑन पेपर 1 का तीसरा क्लास। सो वेलकम यू ऑल, सबका स्वागत है, नमस्कार एंड आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। क्लास शुरू होने से पहले मैं बता दूं आज क्या होने वाला है। आज हमारे दो बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं जो कि इवैल्यूएशन सिस्टम है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के बीच में क्या डिफरेंस होता है उनको बताएंगे। याद रखो, इवैल्यूएशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एक से दो सवाल यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो जो सब्सक्रिप्शन बटन है ना उसको प्लीज प्रेस करो ना, उसमें सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंड उनसे भी कहो सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं, इनकरेज हो पाऊं, है ना। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास विद ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है ना। मैं अभी पहले हिंदी दे देता हूँ बिकॉज ये टेबल एक पेज में आना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले इंग्लिश और उसके बाद हिंदी में बताना है। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड एक वो मेथड होगा जहाँ पे टीचर सेंटर्ड कहते हैं और जहाँ पे एजुकेशनल एसेंशियलिज्म रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो कैसा सिस्टम जहाँ पे एजुकेशन मेन मुद्दा होगा और टीचर सेंटर्ड होगा, जो टीचर बताएगा, टीचर के हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। मॉडर्न मेथड में अब वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, जैसा स्टूडेंट का मेथड है, मोड है, पेस है, उस हिसाब से होगा। और यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्रेसिज्म दिखाई पड़ेगी। देन यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड में मेमोराइजिंग के बारे में ज्यादा जोर डाला जाता है कि मेमोराइज हो जाए फैक्ट्स और करेक्ट नॉलेज ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न मेथड में फैक्ट्स की समझ ज्यादा जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। मतलब यूएलटी और आरएलटी जो है वो मॉडर्न मेथड में है और ट्रेडिशनल मेथड में एमएलटी के बारे में बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग भी आ जाती है। ट्रेडिशनल मेथड एम हाई टेस्ट स्कोर एंड अल्टीमेट डिग्रीज, है ना। And modern method aims at learning, retention, accumulation of valuable knowledge and skill. Then traditional method में स्टूडेंट मैच बाय एज एंड एबिलिटी। बिल्कुल, जो ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था वहां पे एक एज लिमिट होती थी, उसका एक क्लास होता था, उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको क्लासेस मिलती थी या एक स्टैंडर्ड मिलता था या उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में डाला जाता था। बट मॉडर्न मेथड में इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे मैच किया जाता है। मतलब स्टूडेंट्स मैच्ड बाय द इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है उस हिसाब से उनको क्लास या पर्टिकुलर एरिया में उनको भेजा जाता है। Direct instruction, lecture, seat, work is there. Student learn by observation and listening in traditional method. Traditional method में observation के through, listening के through, मतलब passive listening यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। और modern method में आपको active listening और active participation दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे practicality, discovery and group activity main pillars हैं इस modern method के। Then teachers rely on the textbook, lecture and individual written assignment over here। मॉडर्न मेथड में फोकस है इंटरनेट, लाइब्रेरी और आउटसाइड एक्सपर्ट। ठीक है, मैं यहाँ से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पार्ट 3 है। पार्ट सेकंड में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ लाइक टीचिंग एंड लर्निंग करा था, आप लोग उसको जाके जरूर देखो। और फिलोसफी भी हम लोगों ने समझी थी, फिलोसफिकल स्कूल्स हमने समझे थे जो कि वन ऑफ द मेथड ऑफ एजुकेशन है। आप लोग उसको भी जाके जरूर देखना, चेकआउट जरूर करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई आइकन पे भी दिख सकता है। तो अभी एक बार हिंदी में आप इसको देख सकते हो। मैं 1 मिनट का पॉज या एक से कम ही मिनट का पॉज ले लूंगा, आप वीडियो को रोक लेना और उसके बाद ये देख लेना। और ये मेरा रिकॉर्डेड सेशन है बट मैं लाइव हूँ, आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, तो हमारे पास पारंपरिक तरीका है और आधुनिक तरीके हैं टीचिंग एंड लर्निंग के। तो पारंपरिक में कहा गया है शिक्षक केंद्रित होता है और शैक्षिक अनिवार्यता को दर्शाता है। बट ये जो आपका आधुनिक विधियां हैं, यहाँ पे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है और शैक्षिक प्रगति वाद को दर्शाता है। यहाँ पे तथ्य को याद रखना, सही ज्ञान महत्वपूर्ण है। यहाँ पे तथ्य को समझना, तथ्यों को अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, है ना, नवाचार, ये सारा महत्वपूर्ण होता है।
उच्च शिक्षा स्कोर और अंतिम डिग्री का लक्ष्य यहाँ पे है, बट यहाँ पे हमारा उद्देश्य सीखना है, धारण करना है, मूल्यवान ज्ञान और कौशल का संचयन करना होता है। पारंपरिक में आयु और क्षमता के आधार पर चयन होता है और यहाँ आधुनिक में रुचि के आधार पर छात्रों का मिलान होता है। पारंपरिक तरीके में श्रेष्ठ निर्देश, व्याख्यान और शीट वर्क का व्यवस्था है ना? और आधुनिक में हमारे पास व्यवहारिकता, खोज और समूह गतिविधियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी करके चल रहा हूँ, एक सवाल आपका पक्का यहाँ से सही होगा अगर आप पूरी वीडियो, पूरी चीजें यहाँ से देखोगे। इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंसेस ऑन चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इवैल्यूएशन क्या है? मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को मापना है कि जो हमने पढ़ाया, आपके अंदर कोई चेंजेस आए, बिहेवियर में चेंजेस आए, आपका भाई लर्निंग में क्या है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर, राइट? जो आपके व्यवहार में बदलाव होता है, उसी को हम लोग लर्निंग कहते हैं, है ना? तो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या है? जो आपने लर्न किया, सीखा, उसको वो नंबर दे रहा है, एक तरीके से उसको वो बता रहा है कि हाँ आपने कितना सीखा। ग्लेसर इन हिज मॉडल ऑफ अ टीचिंग स्टेटेड दिस स्टेप एट द फीडबैक। नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्लेसर ने शिक्षण के अपने मॉडल में इस कदम को प्रतिक्रिया के रूप में बताया है, बिकॉज इवैल्यूएशन एक फीडबैक है। आपने सीखा, क्या सीखा, हम उसका फीडबैक देंगे। आपने कितना सीखा, सीखा कि नहीं सीखा। यह कदम शिक्षण सीखने की स्थिति को संबोधित करने और सुधारने के लिए आधार प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है, दिस स्टेप प्रोवाइड द बेसिस फॉर मॉडिफाई एंड इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। यहाँ पे सिर्फ लर्नर ही नहीं, टीचर भी अपने चीजों को सुधारता है। वो बता सकता है या सुधार सकता है कि भाई हाँ मेरे अंदर क्या ऐसा दिक्कत रहा, या मेरे तरीकों में ऐसी कौन सी चीज कमी रह गई, जिसे हम सुधार के और स्टूडेंट में और भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, interpreting information and determine to the extent to which instructions objective are being achieved. ठीक, एक ये हमारा लाइक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, जहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसको? इंफॉर्मेशन को। मूल्यांकन जानकारी एकत्रित करना, विश्लेषण करना और व्याख्यान करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है हमारी मूल्यांकन। ठीक है, याद रखो इसको। पर्पस के बारे में बात करते हैं कि भाई पर्पस क्या है, हम क्यों इवेलुएट कर रहे हैं? हमारे एजुकेशनल पर्पस है या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होता है? एजुकेशनल पर्पस हमारा बेसिकली क्या है? क्वालिटी कंट्रोल इन रिलेशन टू द लर्निंग, टीचिंग एंड करिकुलम। मूल रूप से सीखने, शिक्षण और पाठ्यक्रम में के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हमारा ये एजुकेशनल पर्पस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस सोसाइटी, पेरेंट्स, एजुकेशनल सिस्टम से संबंधित होता है, समाज, माता पिता और शैक्षिक प्रणाली। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या डिजायर्ड है भाई, क्या होना चाहिए? तो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। व्यापकता और निरंतर, ये दोनों मूल्यांकन के बहुत ही आवश्यक उसके एक करेक्टर या नेचर को दर्शाते हैं। कॉम्प्रहेंसिव मतलब पूरे के पूरी चीजों को जो माप रहा हो। इट मस्ट ट्राई टू असेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, दस डिफरेंट टेक्निक मस्ट बी यूज्ड बाय द टीचर टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड। सिर्फ एक ही चीज नहीं, ये नहीं कि वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में अच्छा है या मतलब पढ़ाई में अच्छा है, बाकी में ज्यादा अच्छा नहीं है, बोल नहीं पा रहा है, लिख बहुत अच्छा लेता है और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी नहीं अच्छा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसीलिए एक चीज नहीं, पूरी की पूरी चीजें देखनी चाहिए, मतलब हर एक चीज में बेहतर हो, बढ़िया हो, डेवलप करे, इसलिए कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जरूरी होता है। और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस एजुकेशन में हमारा कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखो, आप जब छोटे थे, मतलब फर्स्ट या सेकंड क्लास में थे, तब भी इवैल्यूएशन आपका हो रहा था। 10th में आए,
तब भी इवैल्यूएशन होके आप पास किए, 12th में गए तब भी इवैल्यूएशन, ग्रेजुएशन तब भी इवैल्यूएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तब भी इवैल्यूएशन। आज आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तब भी इवैल्यूएट ही किए जाओगे। आप जितना भी पढ़ रहे हो उसको इवैल्यूएट करके आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद कहीं पीएचडी में एडमिशन लोगे, पीएचडी में एडमिशन लोगे, वहां पे भी आपका क्या होगा, इवैल्यूएशन ही होगा। अब क्या समझते हो, जब पीएचडी में आप एंटर कर जाओगे तो क्या इवैल्यूएशन नहीं होगा? होगा, वहां पे भी होगा। हर 6 महीने में आपको बताना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि आपने क्या प्रोग्रेस करी है, क्या क्या काम किया है। अब मान लीजिए कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, वहां पे भी आपका इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि वहां पे भी आपको बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट बच्चे आपके पढ़ाए हुए पास होते हैं, है ना, कितनों को प्रॉब्लम आती है, कितने अच्छे नंबर ला रहे हैं। ये सारी चीजें इवैल्यूएशन में आ रही है। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन हर जगह है और होना भी चाहिए। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे लर्नर सेंटर होना चाहिए, रिमीडियल होना चाहिए, और कोऑपरेटिव प्रोसेस, इफेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड एंड टोटल पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। बात करते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बीच में उसके डिफरेंस के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेजरमेंट है वही असेसमेंट है, वही इवैल्यूएशन है, बट गलत है। ऐसा नहीं होता। मेजरमेंट में हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, वही मेजरमेंट है। जैसे कि आपने किसी भी सब्जेक्ट में नंबर दिए, जैसे मैथ में 92 है, इंग्लिश में 98 है, अकाउंट में 90 है, कंप्यूटर में 75 है। ये मेजर करना है। इट इज अ क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ वन परफॉर्मेंस। किसी एक की परफॉर्मेंस का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है। असेसमेंट क्या होता है? सेकेंड स्टेप इन इवेल्युएशन, इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे असेस कर रहे हैं, नंबर ही नहीं दे रहे हैं उसको, और मीनिंगफुल बना रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस को मीनिंगफुल बना रहे हैं बाय कंपेयरिंग विद अदर। वी रैंक, order, interpret and analyze. So comparison of two or a more set of information is called assessment. And then if we mix up both the things, that is assessment को भी ले लें और प्लस प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू को भी ले लें, मतलब ये जो हमारा लाइक मेजरमेंट है, उन दोनों को लेके हम अगर हम एक चीज को बैठाएं तो हम लोग इवैल्यूएशन कहेंगे। इवैल्यूएशन मतलब क्या हुआ, समझे? जहां पे नंबर भी है, जहां पे उसका प्रोग्रेस भी है, कंपैरिजन भी है, जहां पे बता रहे हैं आगे क्या करना चाहिए, कैसे सुधार सकता है, तो सारी चीजें जो जहां पे आ रही हैं मिक्सअप, उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में। तो फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन, डायग्नोसिस एंड फीडबैक जरूर देना चाहिए। इसको मैं जल्दी से खत्म करूंगा, इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो बाद में, है ना, बट यहाँ पे एक बार मैं दे देता हूँ, बिकॉज हो सकता है कभी कभी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाता है। Diagnosis and feedback help us to locate and identify the weakness in the learning and the part of the learner, right? निदान और प्रतिक्रिया का हमारा एक क्या होता है, फंक्शन होता है इसका। तो ये देखो, ये आपको लोकेट भी कराएगा कि देखो जब इवेलुएट करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, कहाँ क्या चीजें आपको करनी चाहिए, सही करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए। और ये प्रिडिक्ट भी करेगा आपकी कैपेबिलिटी, टैलेंट, पोटेंशियल, एप्टीट्यूड को जानेगा कि आपका किस में इंटरेस्ट है, किस में कैपेबिलिटी है। उसी हिसाब से आप अपने फील्ड और करियर को चूज कर पाओगे। आपको मोटिवेट भी करेगा, भले ही बेकार नंबर हो तब भी मोटिवेट करेगा नेक्स्ट टाइम को पढ़ने के लिए, और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तब भी मोटिवेट करेगा कि हाँ भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं तो हम और बेहतर से बेहतर आगे करें। गाइडेंस भी आपको देगा, क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल, है ना, विद्यार्थियों के विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिलेक्शन, बिल्कुल इवैल्यूएशन हमारा सुटेबल है किसी भी पर्सन के करियर को चूज करने में, करियर के लिए उपयुक्त व्यक्ति की मदद करता है, मतलब उसको चूज करने के लिए ज्यादातर। और एंट्रेंस टेस्ट फॉर डिफरेंट कोर्सेज आर डिवाइस्ड विद दिस पर्पस, देख सकते हो बहुत इजी वे में भी लिखा गया है। रिमीडिएशन, बिल्कुल सही। इवैल्यूएशन से पता लगता है कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसको आप रिमीडियल क्लासेस में ले सकते हो, रिमीडियल एक्शन ले सकते हो, उपचार उसका कर सकते हो कि नहीं, जब हमको पता लग गया कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ है। देन फैसिलिटी प्लानिंग है, रिवीजन ऑफ कैरिकुलम है, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपैरिजन है ना, और सबमिशन ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स। तो ये सारे ही हमारे फंक्शन होते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम क्यों है, या इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, इन्हीं सारे कारण की वजह से किया जाता है, या ये सारी चीजें करता है, उसको ऐसे भी समझ सकते हो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए नेट, दैट इज टाइप और मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका सेकंड वाला है। ये वाला सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
ये वाला। हालांकि बाकी भी हैं, ये भी आजकल पूछे जा सकते हैं, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द फ्रेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। इनको कहीं एक जगह लिख लेना। एक सवाल तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इवेल्युएशन इज करेक्ट, है ना? या एज पर द ग्रेडिंग सिस्टम, या एज पर द इंस्ट्रक्शन, एज पर द अप्रोच, कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है और आपको लिखा जा सकता है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं कौन सा करेक्ट है या कौन सा करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट चूज करो, ऐसे सवाल बन सकते हैं। आइए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। हमारे पास सबसे पहले अकॉर्डिंग टू अप्रोच है, क्वांटिटेटिव अप्रोच जहां पे आता है, जहां पे नंबर देना होता है। वो रिटन एग्जाम हो सकता है, ओरल एग्जाम हो सकता है, या प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है। फिर आते हैं क्वालिटेटिव, जहां पे क्वालिटेटिव असेसमेंट है या मेजरमेंट है। वहां पे ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू होगा, अवलोकन और साक्षात्कार। तो नियंत्रण और अनियंत्रण स्थितियों में मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंट्रोल और अनकंट्रोल सिचुएशन में ज्यादातर ये हेल्पफुल रहता है। इस पर्पस सिस्टमैटिक एंड केयरफुली व्यूइंग और ऑब्जर्विंग द बिहेवियर और यह उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित है, और व्यवहार और रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए ये दिया जाता है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मेथड भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर collecting and recording the evidence regarding the behavioral tendency of the people or a specific problem they present in the they present in the classroom। तो एक चेकलिस्ट मेथड होता है जहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट लिख दिए जाते हैं, उसके सामने चेकलिस्ट होता है कि यस नो में, या अलग अलग दे दिए जाते हैं ऑप्शंस, उसमें आपको चेक करना होता है, एक बॉक्स होता है उसको चेक करना पड़ता है। इससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। रेटिंग स्केल भी हमारा हो सकता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से ओपिनियन है या जजमेंट है, सम सिचुएशन ऑब्जेक्ट और करेक्टरिस्टिक्स लिए वहां पे अप्लाई किया जा सकता है कि 5 रेटिंग, 2 रेटिंग, 3 रेटिंग, है ना, ऐसे करके। कम्युलेटिव रिकॉर्ड हमारे पास होता है जहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो पहले शुरुआत का काफी टाइम का कुछ बिहेवियर चला आ रहा है, उसको हम लोग एक जगह एक डायरी में समझ लो लिखते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड टाइप का बनाते रहते हैं, कॉम्युलेटिव किया करते हैं, मतलब उसको ऐड किया करते हैं, है ना, तो उसको कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। तो बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फ्रेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमारा सबसे पहले, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हमारा एंट्री बिहेवियर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप एक जगह प्लेस हो रहे हो, राइट, आप एक जगह प्लेस हो रहे हो। सो इट डिटरमाइन द नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द स्टूडेंट possess which are necessary at the beginning of the instruction in the given subject area। तो ये प्रवेश व्यवहार के लिए है। यहाँ छात्र के ज्ञान, कौशल और निर्धार को निर्धारित करता है, जो किसी दिए गए एक विषय क्षेत्र निर्देश की शुरुआत में आवश्यक है। इट इज डन बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। बिल्कुल, ये आपकी शिक्षण शुरू होने से पहले ही हो जाता है। बिकॉज जैसे अगर आपको डॉक्टरी में जाना है तो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, इंजीनियरिंग में जाना है तो आप लाइक इससे रिस्पेक्टिव लाइक जो एग्जाम होते हैं उसका दे रहे हो, जो के आईआईटी के एग्जाम होते हैं, है ना, AIEEE और ये सारी चीजों के एग्जाम दे रहे हो। जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए जाना है तो आप नेट का एग्जाम पहले दे रहे हो, है ना, तो ये आपको एंट्री देगा। अगर आप उतने क्वालिफाई नहीं हो तो आपको एंट्री देगा ही नहीं उधर, अगर आप हो तो आपको ये एंट्री दे देगा, इसीलिए इसको प्लेसमेंट कह रहे हैं, बिकॉज वो एक जगह प्लेस कर देगा। टीचर कैन गेट टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम हियर। इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। तो शिक्षार्थी के पिछले ज्ञान के अनुसार शिक्षण अधिगम गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद, ये बहुत बहुत मदद करता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, बिकॉज प्लेसमेंट में हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा किस में सबसे ज्यादा अच्छा है। एंट्रेंस एग्जाम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। देन आता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव, अब देखो ये हमारा एंट्री बिहेवियर है, सबसे शुरुआत में हो जाता है, टीचिंग शुरू होने से पहले ही हो जाता है। और फॉर्मेटिव जो होता है वो बीच में होता है, याद रखना ये बीच में होता है, मतलब एक कोर्स चल रहा है उसके बीच में कहीं पे हो गया, जैसे यूनिट टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, क्विजेज हैं, एकदम से सरप्राइज टेस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा। यही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, इसको इंटरनल इवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे टीचर जो पढ़ा रहा होता है वो खुद ही अपना कुछ बना के क्वेश्चंस पूछ लेता है। मिड सेमेस्टर एग्जाम भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ये जज करता है कि जो प्रोग्राम है या एक्टिविटी है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो सही तरीका है, और स्टूडेंट को भी जानने को मिलता है कि क्या अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही था, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यह मूल्यांकन छात्र को अनुदेशात्मक
उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनकी सफलता या विफलता के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। बिल्कुल, ये फीडबैक देता है कि हम सक्सेस हैं या फेलियर हैं अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में। इट एंड आल्सो आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर नीड टू बी करेक्टेड। बिल्कुल, ये बीच में ही बता देगा कि भाई अभी भी समय है कि आप अपनी ये त्रुटियों को सुधार लो, पहचान लो और सुधार लो। तो ये ऑनगोइंग फीडबैक है that can be used by the instructor to improve their teaching and by student to improve their learning। बिल्कुल बेस्ट लाइन यहाँ पे लिखी गई है। राइट? इसकी मदद से दोनों पक्षियों में मतलब दोनों पक्ष में ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि यह चल रही क्रिया प्रदान करने को जो शिक्षण द्वारा अपने शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए और छात्रों द्वारा अपने सीखने के सुधार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। राइट? तो टीचर को पता चल रहा है कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शन देने के तरीके में, मेथड ऑफ टीचिंग में, और लर्नर को पता चलता है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं किसी चीज को सीखने में। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। तो डायग्नोस्ट से आपसे आप अगर सामने मैं वर्ड रखता हूं तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि भाई ब्लड टेस्ट कराना है या अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है ना, ऐसा करके कुछ। भाई डायग्नोस्टिक सेंटर में यही होता है। और जैसे कि आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपको कमियां पता चलती हैं और आपको अच्छाइयां भी पता चलती हैं। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है, प्लेटलेट्स बहुत अच्छे हैं, बट हमारे पास हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइक जो हमारा एलएफटी का जो आया है वो अच्छा नहीं आया है ना। या हमने कह दिया राइट, रेड ब्लड सेल्स हमारे थोड़े से ज्यादा इंक्रीज हैं, वो नहीं ऐसे होने चाहिए थे, है ना। या हमने कहा भाई ये हम क्या बता रहे हैं, अच्छी भी चीजें पता चल रही हैं, और जो मेरे अंदर कमियां है, विटामिन डी थ्री हमारे अंदर कम है, या बी 12 की कमी आई है, आयरन हमारे पास सही है, अच्छा है, राइट, हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, बट ये सारी चीजें कमी है। तो डायग्नोस में क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। डायग्नोस इवैल्यूएशन में पता चलता है कि आपकी नॉलेज किस चीज में बहुत अच्छी है और किस चीज में नहीं अच्छी है। तो ये आपको बताता है आपके वीक एरिया क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। बस इतना ही इसमें आप समझ सकते हो। डायग्नोस इवैल्यूएशन अंत में भी किया जा सकता है और शुरुआत में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो। तो पॉसिबल कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल कॉजेज बता सकता है ना। देखो कारण बताएगा ना, जैसे कि आपको दर्द हो रहा है तो दर्द क्यों हो रहा है, तो ये आप ब्लड टेस्ट या एक्सरे से समझ में आ जाता है। एग्जैक्टली आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, नहीं अच्छा कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो, कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो आप जरा एक बार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करके देखो। जैसे आपका नेट एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल पा रहा है, आप एक बार ये तो देखो ना कि आप एक बार ये देखोगे कि नहीं देखोगे कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथ्स है, डीआई है, पैसेज है, हायर एजुकेशन है, पीपल एनवायरनमेंट है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग है, और लाइक ऐसे हमारे पास आईसीटी है, कंप्यूटर है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जरा आप ये देखो कि कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छा करते हैं और कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन में। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द पीरियड। बिल्कुल, समेटिव इवैल्यूएशन जैसे ही वर्ड आए तो समझ लेना हमारा सबसे आखिरी में हो रहा है। फॉर्मेटिव हमारे पास देखो दो तीन है, तीन मेन है हमारे पास। फॉर्मेटिव कब होता है, बीच में होता है, और सबसे पहला जो होता है, राइट, जो सबसे पहला देखो मैं दिखाता हूं, प्लेसमेंट सबसे पहला होता है, फॉर्मेटिव बीच में होता है, डायग्नोस्टिक बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, शुरुआत में भी हो सकता है, उसको कहीं पे भी कर सकते हो। समेटिव सबसे आखिरी में होता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे टीचर खुद नहीं, कोई और बाहर का भी एक्सटर्नल भी एग्जाम ले रहा होता है, इसीलिए सेमेस्टर एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये पता करती है कि जो लाइक द मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ द प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज। सो यह कार्यक्रम गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम के मूल को आंकने के लिए बहुत अच्छा एक मूल्यांकन तरीका है।
तो ये परिणाम पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल, ये इट फोकसेस ऑन द आउटकम। फाइनल आउटकम क्या है आपका? इट इज अ टोटल एकेडमिक इवैल्यूएशन। ये कुल शैक्षिक मूल्यांकन है, क्योंकि यहाँ पे जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर हैं, दोनों को ही ये माप रहा होता है। ये नहीं कि खाली सब्जेक्ट में आपने क्या किया, आपने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ठीक है, उसके अतिरिक्त भी क्या क्या किया, उसमें कितने नंबर आपने पाए, वो भी आपका इवेल्युएट करता है। इट इज अ डिटरमाइनिंग is determining the extent to which the student has achieved the course of objective. Right? So oral report, प्रोग्राम, टर्म पेपर, सेमेस्टर एग्जाम, ये सारे इसके बढ़िया से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको पूछ सकते हो। फॉर्मेटिव और समेटिव में एक छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको एक बार देख सकते हो। चलिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ रेफरेंस करते हैं। नॉर्म्स, नॉर्म रेफरेंस, नॉर्म देखो दो होते हैं नेचर ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। एक तो नॉर्म रेफरेंस होता है और क्राइटेरिया रेफरेंस होता है। मानक संदर्भ मूल्यांकन, so it is used to ascertain an individual's status with respect to the performance of other individuals on that particular test. इसका उपयोग उस परीक्षण पर अन्य व्यक्तियों के प्रदर्शन के संबंध में किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सीधा संबंध क्या है कि हम अपने नंबर को दूसरे के नंबर से, मतलब अपने मार्क्स को दूसरे के मार्क्स से कंपेयर करके पोजीशन पता कर रहे हैं कि हम किस पोजीशन पे है और दूसरा किस पोजीशन पे है। आमतौर पर यह प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोग किया जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब नॉर्मली यूज होता है। जैसे कि हितेश ने 98 परसेंटाइल प्राप्त करी, मतलब 2% कैंडिडेट्स हितेश से अच्छे हैं और बाकी सब उनके नीचे हैं। या हितेश की थर्ड रैंक आई, थर्ड आया, हितेश कक्षा में तीसरे स्थान पर रहा। तो ये सब नॉर्म रेफरेंस है। फिर हमारे पास क्राइटेरिया रेफरेंस होता है। क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि इतने नंबर अगर ले आओगे, जैसे हमने कहा 90 नंबर ले आओगे तो आप पास हो, अदरवाइज फेल हो। ये क्राइटेरिया है। इसको ग्लेसर ने डिस्क्राइब किया था, है ना, लर्नर अचीवमेंट ऑन द परफॉर्मेंस कंटिन्यूम। तो ग्लेसर द्वारा प्रदर्शन निरंतरता पर शिक्षार्थी की उपलब्धि का वर्णन करने के लिए विकसित किया गया है। इसका उपयोग परिभाषित उपलब्धियों उपलब्धि डोमेन में संबंध में किसी व्यक्ति की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। राइट, सो वी कैन से दैट इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल बिहेवियर विद वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, भाई अगर इस क्राइटेरिया में आप आ रहे हो तो ठीक है, कोई मेरिट नहीं है ना। बस ये है कि आपका, जैसे कि मान लो हम पुलिस भर्ती कर रहे हैं, तो आपके अगर 60 नंबर आ रहे हैं और उसके बाद आपकी अगर चेस्ट साइज 32 से 34 इंच की है, फिर उसके बाद हम कहते हैं आपकी हाइट 170 से 180 के बीच की है, और अगर आपका वेट 80 के नीचे है तो आप सेलेक्ट हो। तो ये हमने क्राइटेरिया बना दिया है, अगर इस क्राइटेरिया में हो तो बढ़िया। जैसे कि आप टेट या लाइक सी टेट या यूपी टेट या कोई भी स्टेट टेस्ट के जो एग्जाम होते हैं, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, टेट के एग्जाम में 90 नंबर आप ले आओ तो आप क्वालिफाई कर जाते हो, है ना। तो ये एक क्राइटेरिया बना दिया गया है। अच्छा, एक ये हटके एक चीज अलग है, स्कोलास्टिक असेसमेंट। ये क्या होता है? इट इज एन असेसमेंट ऑफ अ कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ learner in various academic activities which are associated with the various subjects. All those abilities in a cognitive domain known knowledge, understanding, application, analysis, synthesis, evaluation, creativity come under this. Continuous and a comprehensive evaluation का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षार्थियों की संज्ञानता क्षमता का मूल्यांकन करता है। भाई यहाँ पे कॉग्निटिव एबिलिटी कितनी है आपकी, कॉग्निशन के बारे में बात कर रहा है। मतलब वो सारी चीजें जो आपके ज्ञान, समझ, है ना, उपयोग, विश्लेषण, संलेक्षण, मूल्यांकन, रचनात्मकता, इनके अंतर्गत लाइक जो चीजें आ रही है, तो मतलब सिंपल सिंपल सीधे बात क्या कह रहे हैं, ज्ञानता डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात कर, है ना। सतत और समझ मूल्यांकन इसमें आ रहे हैं, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आते हैं हम लोग पर्पस, अकॉर्डिंग टू द पर्पस। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एरिया ऑफ लर्निंग को पता करते हैं, जैसे रिमीडियल कोर्सेज को लेके आप आओ, वीकनेस पता लगती है।
एप्टीट्यूड पता लगा सकते हैं भाई, एप्टीट्यूड एक अलग हमारा टेस्ट हो सकता है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोग पढ़ रहे हो, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड क्या है। अचीवमेंट टेस्ट, यहाँ पे आपको कितना आपने कोर्स में अचीव किया। मैंने कहा अगर आप 80% इस कोर्स में, जैसे एक ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं ना, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव ये चीजें सीखना है, मैंने कह दिया कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव का 80% भी अचीव कर रहे हो तो आप सेलेक्टेड हो, इसीलिए हम अचीवमेंट टेस्ट करवा लेते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है टू असेस द एबिलिटी, जनरल एबिलिटी ऑफ द पर्सन एट अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में आपकी मैथ सॉल्व करने की क्षमता बढ़िया है, या टाइप करने की, बहुत जल्दी 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 टाइप कर लेते हो, है ना, ये आपका प्रोफिशिएंसी है। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपका पैसेज लिखने का जो है वो भी बहुत अच्छा है, आपकी केस स्टडी बनाने का या सॉल्व करने का प्रोफिशिएंसी है, तो ये भी हमारे पास होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हो इसको, मैं हिंदी में फिलहाल अभी नहीं बता रहा, तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। कोई प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लास्ट आता है अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। अब हमारा अकॉर्डिंग टू द ग्रेड डायरेक्ट ग्रेडिंग होती है या तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग होती है। Performance exhibited by the individual is assessed in the qualitative term. Grading में qualitative term में assess हो रहा है. An impression so obtained by the examiner is directly expressed in the terms of letter grades. तो यहाँ पे letter grades के हिसाब से हो रहा है, like A plus B plus ऐसे. Advantage of this grading is that it minimizes the inter-examiner variability. अलग अलग, भाई देखो, मैं हिंदी में भी एक बार बता दूं, किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शन का मूल्यांकन गुणात्मक शब्दों में किया जाता है और परीक्षण द्वारा प्राप्त धारणा को सीधे अक्षर ग्रेड के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। इस ग्रेडिंग का लाभ यह है कि यह अंतर परीक्षण परिवर्तनशीलता को कम करता है। जो परिवर्तन आ जाती है भाई, अलग अलग जगह के हमारे पास टीचर आए, उन्होंने इवेलुएट किया, तो उसमें बहुत वेरिएबिलिटी आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ग्रेडिंग दे दी। अब ग्रेडिंग में हमने एक क्राइटेरिया बनाया ही होगा कि अगर इतना आपको लग रहा है तो ए दो, बी दो, सी दो, उस हिसाब से हमारा मिनिमाइज हो जा रही है। सीधी ग्रेडिंग तुलना के आसान आसान है, लेकिन पारदर्शिता का भी अभाव इसमें देखने को मिलता है। देखो, हालांकि आसान तो है, अच्छा है, जल्दी भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिकॉज एक बहुत अच्छा है, उसको भी आपने ए दे दिया, एक इससे कम अच्छा है, ज्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपने इसको ए दे दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि कौन ज्यादा अच्छा, कौन कम अच्छा। इसके लिए इनडायरेक्ट ग्रेडिंग आ जाती है। इन दिस method, performance of examinee is first assessed in the terms of the marks, subsequently transformed in the letter grades using the different modes. अब यहाँ पे हमने आपको नंबर दे दिया 67, 57, 76 ऐसे करके, हमने कह दिया ये क्या है, बी ग्रेड है, ये बी प्लस ग्रेड है, ये ए ग्रेड है, 90 के ऊपर गए तो ए प्लस ग्रेड हमने कह दिया है। तो यहाँ पे आपके नंबर भी आ गए पहले, फिर हमने उसको ग्रेडिंग कर दी। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी इन टर्म्स ऑफ बोथ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड रिलेटिव ग्रेडिंग। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, भाई पहले से जो हमारे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से करोगे तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है, जैसे 75 और अबव डिक्टेंशन आती है, टी लिख के आता है आपके उसमें, है ना, और 60 एंड लेस देन 70, 60 है उसके ऊपर बट 75 के नीचे है तो फर्स्ट डिवीजन, 45 एंड लेस है तो 45 एंड लेस देन 60 है तो सेकंड डिवीजन, और ऐसे ही होता है, सो ऑन। रिलेटिव ग्रेडिंग इन दिस सिस्टम, grade of the student is decided not by his or her performance alone rather than the performance of the group। भाई यहाँ पे ग्रुप के हिसाब से होता है, तो ये रिलेटिव है। आपने एक ग्रुप में किया, इस ग्रुप में 4 लोग थे, इस ग्रुप का परफॉर्मेंस फिर आपका उसमें रिलेशन दिखा रहे हैं भाई, इसीलिए इसको रिलेटिव कह रहे हैं। ग्रेडिंग ऑन इसको इसलिए कहा जाता है। नोट कर लेना इस चीज को, बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाएंगे अगर सवाल पूछा जाए तो, इस चीज को हाईलाइट कर देना। ग्रेडिंग ऑन द कर पढ़ना इसको। एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप के आप मेंबर होते हो, आपने उसमें काम किया, उसके बाद उस ग्रुप को 15 नंबर मिले, फिर उसके हिसाब से आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। मैंने इसकी हिंदी भी दे दी है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो। शायद ये इतना आसान था कि मैं हिंदी में, मतलब अगर ना पढ़ूं वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आपके लास्ट मैंने एमसीक्यू एक रखा है, इस एमसीक्यू को पढ़ो, देखो और इसका सही जवाब हमको कमेंट करके जरूर बताओ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहां तक अगर आप आ चुके हो तो इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से देखा। सब्सक्राइब नहीं किया, बेहतर लगा तो सब्सक्राइब करो और बाकी सारे लोगों से भी शेयर करो।
मैं मतलब फीस के बदले जैसे बहुत सारे लोग चार्ज करते हैं कि भैया इतना रुपए लोगे तभी फुल कंटेंट होगा या हम इतना-इतना पढ़ाएँगे तो इतना पैसा चार्ज करेंगे। मैं नोट्स भी इवन दे रहा हूँ आप लोगों को फ्री डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस एक ही मेरा एक वो है कि भाई आप लोग शेयर्स शेयर करो, सब्सक्राइब उनसे कहो करें, बेस्ट से बेस्ट क्लास मैं दे दूँगा। मैं आगे के लिए तैयारी भी करा दूँगा। मैं सिर्फ एनटीए नेट की, यूजीसी नेट की, जेआरएफ की तैयारी नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करवा दूँगा। बस आपको सपोर्ट करते रहना है, मैं ऐसे ही क्लासेस देता रहूँगा। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपको उसका सही जवाब आपकी रिप्लाई में दे दूँगा। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।